जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर वन। पेपर वन का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के आपको 4 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है। बाकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी विश्वविद्यालय में आपको हिंदी के केवल 2 ही पेपर देने पड़ते हैं। जैसे आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, इसके 2 पेपर हो जाते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट होगा आपके पास। ठीक है, या तो हिंदी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, या फिर आपके पास हिंदी होगा। हिंदी के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री ये पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो एक जो होगा एक सब्जेक्ट, उसके 2 पेपर देने होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के 4 पेपर देने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेपर कोड का नाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में HND 301। ठीक है, इसका मैं अभी मॉडल पेपर दे दे रहा हूँ आपको। इसके बाद सीधे आपको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और वो सभी विश्वविद्यालय के लिए होगा। और ये जो क्लास है ये भी सभी विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2026 के लिए। एग्जाम 2027 के लिए भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 2025 एग्जाम के लिए भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 2025 नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाता है, लगभग लगभग लास्ट ही होता है 2025 का। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये जो क्लास है ये सभी विश्वविद्यालय के लिए है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे MCQ एग्जाम होता है आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपका MCQ एग्जाम होता है और उससे एफिलेटेड कॉलेज में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में भी होता है। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी आपका MCQ एग्जाम ही होता है लगभग लगभग। ठीक है, तो ध्यान रखना है जहाँ भी आपके MCQ एग्जाम होने वाले हैं वो बच्चे आराम से इस क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी जो लिखित मॉडल पेपर है उसका भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में ज़्यादातर आपके लिखित एग्जाम ही होते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले देखिए, इसमें पहला प्रश्न, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी शेयर करने का माध्यम है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सेशन है, जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये आपका अपना ही चैनल है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलिए इसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और लास्ट तक एकदम पढ़ते चलेंगे धैर्यपूर्वक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आलोचना संबंधी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति है, यानी आलोचना से संबंधित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो सूर सागर। ठीक है, सूर सागर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना संबंधी प्रथम रचना है, यानी प्रथम कृति है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, कैसे है चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचना कृतियों में सूरसागर जो 1936 में आपकी प्रकाशित हुई थी। इसके बाद कबीर 1942 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, आदिकाल की लालित्य योजना ये 1965 और साहित्य का मर्म ये 1949 में प्रकाशित हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है और ये जो आपको नोट्स दे रहे हैं ये बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे PDF मिलता है, वहाँ से डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें देखें जो PDF सेंड किया जाता है टेलीग्राम पर, उसमें आंसर नहीं होते हैं आपके। आंसर आपको मिलेंगे क्लास में। क्लास को देख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो आपके PDF मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। चले, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, DM कर दीजिएगा। कोई भी चीज़ पूछना, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से मुझे DM कर सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना का रूप है? तो देखें, इसमें जो आपका गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, भ्रमर गीत सार है और जायसी ग्रंथावली, ये तीनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यवहारिक आलोचनात्मक रूप है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट आंसर है। चले तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ पूछ रहा है तो द्विवेदी युग से माना जाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया है? फैंटेसी का अधिक सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा अपनी कविताओं में सबसे ज़्यादा फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
कैसे किया है, किस कविता में किया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक और विशिष्ट रूप से मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। उनकी प्रसिद्ध लंबी कविताएं जैसे अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस फैंटेसी के माध्यम से रची गई हैं। ठीक है ना। चले उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया। अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते चलेंगे। ठीक है। स्वतंत्रतावादी समीक्षक हैं। स्वतंत्रतावादी समीक्षक कौन है इसमें से, तो रामचंद्र तिवारी आपके स्वतंत्रतावादी समीक्षक है बाबू। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी के किस काल के कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव अधिक है। तो देखा जाए जो छायावाद है, ठीक है, छायावाद है, इस पर कवियों का जो प्रतीकवादी कवि हैं इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है छायावाद पर। ठीक है ना। किस काल के कवियों पर, तो छायावाद काल के कवियों पर प्रतीकवाद का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रतीक का अर्थ है, प्रतीक का अर्थ होता है संकेत। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपका, प्लेटो की प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक कालरीज हैं आपके। ठीक है ना, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन है, कालरीज। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, कथन है। ये स्टेटमेंट दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विवेचन नामवर सिंह के किस पुस्तक में हुआ है। तो नामवर सिंह के आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों में हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा जा रहा है कि छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभाव का उद्भव है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किस में दिया गया है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभाव का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी है। ठीक है, ये कथन है, ये स्टेटमेंट दिया था किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये स्टेटमेंट दिया था। किस बुक में दिया था, तो इन्होंने इस बुक में दिया था आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों में। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 12 नंबर क्वेश्चन का, और 13 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र काव्य के 3 तत्वों में से प्रमुख माने जाते हैं। कल्पना को डॉक्टर नगेंद्र काव्य के 3 तत्वों में से प्रमुख मानते हैं, सॉरी फॉर दिस। तो किसको मानते हैं, तो ये कल्पना को सबसे प्रमुख मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र काव्य के 3 तत्व हैं, कौन कौन से, कल्पना, भाव और बुद्धि। इन तीनों में से सबसे प्रमुख ये कल्पना को मानते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया डाउट, बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कवि किसे माना है, जयशंकर प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है, तो डॉक्टर नामवर सिंह की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तब इसमें आपका थोड़ा सा इसमें की पॉइंट दिया गया है, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे सभी लोग। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की एक आलोचनात्मक कृति है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और साहित्य की एक लोकोन्मुखी क्रांतिकारी परंपरा को खोजने का प्रयास करती है। यह पुस्तक 1982 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, डाउट क्लियर हुए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तिवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तिवस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है ना, तो यह कथन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब
विधायिनी शक्ति है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट कॉलरिज महोदय ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक है। परंपरा के मूल्यांकन पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। तो टी.एस. इलियट जो है ये नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा जा रहा है, व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ से संबंधित होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं कहलाते हैं। जो तत्व काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं वो क्या कहलाते हैं। काव्य दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते बाबू, काव्य दोष। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है। माधुर्य गुण आपका श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण नाट्य शास्त्र के ग्रंथ में और काव्य अलंकार के ग्रंथ में मिलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर आपका पूछा गया है, प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। तो अभिधा शब्द शक्ति को अभिहित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, गुण काव्य के उत्कर्ष के साधन हैं, यह कथन है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र की काव्य दृष्टि महत्व देती है किसको। तो रस को, सौंदर्य को और आनंद की, ठीक है सॉरी यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई। ठीक है, आनंद की आत्मनिष्ठ स्थिति को। ठीक है ना, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, नई कहानी के समीक्षक हैं। नई कहानी के समीक्षक कौन है भैया, तो नामवर सिंह नई कहानी के समीक्षक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, नई कहानी के समीक्षक कौन है, तो नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह। यहाँ पर आप डाउट आपका मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था नई कहानी से संबंधित, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो अब बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, क्वेश्चन कहाँ गया, नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं, टी.एस. इलियट। और यहाँ क्या पूछा है, ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए आपका डाउट क्लियर करना जरूरी है। नई कहानी के समीक्षक नामवर सिंह। क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक है। रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक निराला है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक देखिए, इसमें शिवदान सिंह चौहान ये भी मार्क्सवादी आलोचक है, रामविलास शर्मा भी और नामवर सिंह ये तीनों हैं। नंद दुलारे वाजपेयी आपके मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है और इसमें पूछ रहा है, लिरिकल बैलेंस के रचनाकार हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्हीं का नाम पहले आता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, लेकिन इसको लिखा है दो लोगों ने मिलकर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। लिरिकल बैलेंस के रचनाकार विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज हैं। यह कविताओं का एक ऐतिहासिक संग्रह है जो 1798 में प्रकाशित हुआ था और इसे अंग्रेजी रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसकी मूल्य में भाव की प्रेरणा रहती है, कथन है। ये स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे कहते हैं, उसे ओज गुण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन है, अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा शब्द शक्ति के भेद हैं, रूढ़ी शब्द शक्ति, यौगिक शब्द शक्ति और योग रूढ़ शब्द शक्ति। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34
4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकवाद के जनक माने जाते हैं। प्रतीकवाद के जनक जीन मोरस या जीन मोरेस को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिंबवादी आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। बिंबवादी आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टी.ई. ह्यूम को बिंबवादी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, कल्पना का प्रधान गुण है। कल्पना का प्रधान गुण रचनाशीलता को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है कि कल्पना के द्वारा ही काव्य ग्राह्य, मर्म स्पर्शी और सजीव बनता है, किसका कथन है। ये स्टेटमेंट दिया था कॉलरिज महोदय ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पना के भेद हैं। कल्पना के भेद कौन कौन से हैं। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना दोनों होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछा जा रहा है, मधुमय बसंत जीवन वन की इस पंक्ति में बसंत प्रतीक है। बसंत प्रतीक इसमें सौंदर्य का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए क्या कह रहा है, दीवा स्वप्नात्मक अथवा दुआ स्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम कल्पना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काव्य अलंकार नामक ग्रंथ किसका है। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ आचार्य भामह का है। ए ऑप्शन आपका राइट है 42 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, काव्यदर्श किसका ग्रंथ है। काव्यदर्श आपका दंडी का है, आचार्य दंडी का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 43 का। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जी की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथ का समय क्या है। 14वीं शताब्दी इनका समय सीमा माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर, शब्दार्थो सहितो काव्यम नामक परिभाषा किसने दी। यह परिभाषा आचार्य भामह ने दी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदोसो शब्दार्थो सगुण वन लंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है। तो यह आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य मम्मट को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो इन्हें रसवादी में रखा जाता है। रसवादी का भी ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।